नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है घर, मकान, जमीन रजिस्ट्री होने के बाद भी अब ओनरशिप यानी मालिकाना हक नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अब तक हम यही समझ रहे थे कि प्रॉपर्टी की एक बार रजिस्ट्री हो जाए, इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो लैंड हो सकती है, घर हो सकता है, मकान हो सकती है, दुकान हो सकता है, आपकी जमीन हो सकती है, कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद उस पर ओनरशिप हमारी हो जाती है। मान लीजिए ये सेलर है और ये एक जमीन है यानी लैंड है, और इस सेलर ने इस लैंड हो गया या फ्लैट हो गया या बिल्डिंग हो गई, यहां पर बायर को बेचना है। तो बायर को बेचेगा तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? सेल एग्रीमेंट यानी कि सेल डीड यहां पर बन जाएगी। और इस सेल डीड को जो है वो आपको रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्री करवानी होती है। यहां पर आपको लगती है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी आप पे करेंगे, जिसके बाद जो बायर है वो यहां पर फिर ओनर हो जाता है। तो अब तक हम यही मान रहे थे, जो भी बायर है यानी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जो भी सेल डीड रजिस्ट्री उसने करवाई है, सेल डीड जो रजिस्टर किया गया है, इसी डॉक्यूमेंट के बेस पर वो अपनी ओनरशिप जो है वो यहां पर क्लेम कर रहा था। यानी अब तक वो मान रहा था कि वो ओनर है, पर सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि आपके पास अगर सिर्फ रजिस्ट्री है जिस पर आप ओनरशिप मान रहे हैं, तो यह रजिस्ट्री अब किसी काम की नहीं है। आपको और भी अदर डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं आपकी ओनरशिप को प्रूफ करने के लिए। यानी सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं चलेगी, इसके अलावा भी कई सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। कौन से अदर डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, प्रूफ करने पड़ेंगे, तभी आपको यहां पर ओनरशिप मानी जाएगी। यानी ये जो लैंड है, फ्लैट है, ये तभी ओनरशिप मानी जाएगी जब आप अदर डॉक्यूमेंट भी आपके पास होंगे। अब वो अदर डॉक्यूमेंट क्या क्या है वो भी इस वीडियो के आगे हम डिस्कस करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया है, क्या डिसीजन आया है, क्या फैसला आया है, निकल कर आया है, जिसमें अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाने पर आपकी ओनरशिप साबित करना आसान नहीं होगा। यानी सिर्फ उस रजिस्ट्री के बेसिस पर आप अपनी ओनरशिप साबित नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कई सारे और डॉक्यूमेंट जो है वो एविडेंस दिखाने पड़ सकते हैं। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आपके लिए ओनरशिप का प्रूफ नहीं माना जा सकता। सिर्फ सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जा सकता, सिर्फ यही एक डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, और भी अन्य डॉक्यूमेंट है जिससे आपको आपकी ओनरशिप प्रूफ करनी पड़ सकती है। अगर कभी भी विवाद निकल कर आ जाता है या कभी भी जो है वो यहां पर डिस्प्यूट निकल कर आता है, तो उस केस में आपको यहां पर प्रूफ करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिया है। तो क्या है पूरा जजमेंट और कौन से डॉक्यूमेंट आपको ओनरशिप के लिए प्रूव करने पड़ सकते हैं, जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। तो यहां पर ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहां पर दिया गया है, मनूर, फातिमा, इमरान एंड अदर्स के केस में वर्सेस विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। अब इस केस में हुआ क्या है, आइए ये समझते हैं। तो यहां पर मान लीजिए ये है ए। तो ए के पास एक प्रॉपर्टी थी, एक लैंड थी जो 1982 में ए के पास थी, और ए यहां पर इसका ऑनर था। ए ने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को दे दिया बी को। ए चाहता था वो अपनी जो प्रॉपर्टी थी, जो लैंड था, वो उसे सेल करना चाहता था, और इसके लिए बायर ढूंढ रहा था। तो जो बी था वो यहां पर बायर होता है, और ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ में मान लीजिए खरीद लेता है। तो 1 करोड़ में बी ने प्रॉपर्टी खरीद ली। अब इन दोनों ने क्या किया, यहां पर एग्रीमेंट बनवाया, और ये जो एग्रीमेंट है इसको रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर नहीं करवाया। यानी ये जो एग्रीमेंट है वो हो गया अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट। तो उस केस में अब प्रॉपर्टी यहां पर आ गई, बी के पास पोजीशन आ गया, बी समझ रहा है कि वो उसका ऑनर है।
बी समझ रहा वो उसका ओनर है। अब जो लैंड है वो हो गई है बी की, बी मान रहा है कि ये लैंड उसकी है। अब बी ने भी यहां पर जो है प्रॉपर्टी बाद में किसी को सेल करनी थी, उसको भी ये लैंड बेचनी थी, तो उस केस में आ जाता है सी। सी ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, 2 करोड़ में ये प्रॉपर्टी खरीद लेता है और यहां पर जो है फिर बन जाता है एक वापस सेल डीड और इस सेल डीड को यहां पर रजिस्टर करवा लिया जाता है। तो सी यहां पर जो है रजिस्टर करवा लेता है, उसके पास रजिस्टर सेल डीड होती है इस सी के पास। तो सी अब मानता है कि वो अब यहां पर ओनर है। तो यहां पर देख सकते हैं ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया। अब सी जो है वो यहां पर कोर्ट के अंदर आया है, क्लेम कर रहा है कि ये जो भी लैंड है ये उसका है, क्योंकि उसके पास रजिस्टर सेल डीड पड़ी है, उसके पास रजिस्ट्री करवाई हुई है, तो उस केस में ये लैंड जो है वो उसका ही माना जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेल डीड जो है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि जिससे आपने खरीदा है, बी से आपने खरीदा है, उसके पास यहां पर रजिस्टर्ड डीड नहीं थी, रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं थी, वो यहां पर ऑनर नहीं था। जब वो ही यहां पर ऑनर नहीं था तो उस केस में सी ऑनर कैसे बन सकता है? यानी उसने प्रॉपर सेलर से यहां पर लैंड नहीं खरीदा। हां, अगर सी ने ए से अगर लैंड खरीदा होता, ए ने डायरेक्ट सी के साथ अगर सेल किया होता और एग्रीमेंट बनाया होता और वो रजिस्टर किया होता, तो उस केस में सी उसका ऑनर हो सकता था। या फिर ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो अगर रजिस्टर कर दिया जाता तो उस केस में बी हो जाता ऑनर, और फिर बी सेल को सी को सेल कर रहा है तो सी ऑनर हो जाता, तब यहां पर माना जाता कि सी जो है वो यहां पर ऑनर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ मना कर दिया कि रजिस्ट्री के बेसिस पर यहां पर ओनरशिप डिसाइड नहीं की जा सकती। यहां पर और भी कई सारी चीजें जो है वो देखी जाती है। एक्चुअल जो टाइटल है वो देखा जाता है, टाइटल किसके नाम से है, कहां से वो टाइटल आपके पास आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जिससे यहां पर परचेज किया है वो सेलर ही गड़बड़ है, वो सेलर ही एक्चुअल ओनर नहीं है, तो उस केस में आपका जो टाइटल होगा वो यहां पर रद्द कर दिया जाएगा। यानी आपकी जो रजिस्ट्री, आपने भले ही रजिस्टर क्यों ना करवा लिया है, रजिस्टर आपने स्टैंप ड्यूटी पे कर दी, कुछ भी कर दिया, यहां पर ये प्रॉपर्टी जो है, ये लैंड जो है वो सी का नहीं माना जाएगा। तो यही केस है जिसके चलते प्रॉपर्टी रजिस्टर होने के बावजूद भी ओनरशिप यहां पर नहीं मिल सकती। तो यहां पर अगर किसी ने रजिस्ट्री करवाई है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने रजिस्ट्री करवाई है, लेकिन इसके साथ साथ और भी अदर डॉक्यूमेंट आपको प्रूव करने पड़ेंगे ओनरशिप के लिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं कौन से अदर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर कभी भी आपको आगे फ्यूचर में कभी भी दिक्कत आ सकती है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट के बाद आपको कौन सी तैयारी करके रख लेनी है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हैं, लैंड परचेस करने जा रहे हैं, मकान परचेस करने जा रहे हैं, तो किन किन डॉक्यूमेंट के पास आपके पास होना चाहिए ताकि वो आपकी ओनरशिप प्रूफ कर पाए। यानी कभी भी अगर फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, यानी ओनरशिप आपकी होनी चाहिए, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है आइए ये जानते हैं। अब बात करते हैं कौन से प्रूफ ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए ताकि जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उसके लीगल ऑनर यानी लीगल टाइटल आपके पास कैसे आप प्रूव कर सकते हैं, जिसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, आपके पास रिटर्न रजिस्टर्ड विल होनी चाहिए, या तो विल होनी चाहिए, या अगर आप गिफ्ट डीड के थ्रू माध्यम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपके पास रजिस्टर्ड यहां पर विल या गिफ्ट डीड होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद यह देखा गया है कि जो भी अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, विल है, उनको यहां पर कम मान्यता दी जाएगी। ज्यादा मान्यता किसको दी जाएगी? जिसके पास रजिस्टर्ड विल है। अगर 2 भाई है, एक पिता ने एक भाई को विल बनाकर यानी दे दिया लेकिन वो अनरजिस्टर रही, लेकिन दूसरे भाई को भी यहां पर विल बना के दे दिया लेकिन उसने रजिस्टर करवा ली, तो उस केस में रजिस्टर विल को ज्यादा अहमियत दी जाएगी। इसलिए आपके पास क्या होनी चाहिए? रिटर्न रजिस्टर विल होनी चाहिए। अब दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो ध्यान रखिएगा, आपके पास यहां पर एनओसी ले लेनी है आपको। अगर आपने कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी आपको मिली है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी मिली है, या आप बाई करना चाहते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी, यानी मान लीजिए आपके पिताजी की डेथ हो गई है और प्रॉपर्टी आपको मिली है,
तो उस केस में जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं उनसे आप एनओसी जरूर ले लें। आपके बहन भाई जो भी हैं जिनसे आप एनओसी ले लें कि सिर्फ उस प्रॉपर्टी पर आपका हक है। अब अगर आपने किसी से प्रॉपर्टी यानी जो सेलर है जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अब उस सेलर को इनहेरेंट हुई है यानी उसको उसके पिताजी द्वारा डेथ के बाद उसको प्रॉपर्टी मिली है, तो उसके फैमिली मेंबर से भी आप जो है यहां पर एनओसी ले लें। वहां पर भी आपको यह ध्यान रखना है कि कहीं डिस्प्यूट तो नहीं है फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिसको प्रॉपर्टी इनहेरेंट हुई है। तो ध्यान रखिएगा, इनहेरेंट के केस में अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपके पिताजी द्वारा आपको मिली है तो उस केस में अपने बहन भाइयों से ले ले। और अगर आप किसी सेलर से यानी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और उस सेलर को भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी मिली है तो उसके जो फैमिली मेंबर है उससे आप एनओसी ले सकते हैं। तीसरी चीज ध्यान रखिएगा, आपके पास रजिस्टर्ड सेल डीड होनी चाहिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हमने बताया था कि रजिस्टर्ड सेल डीड भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ओनरशिप प्रूफ करने के लिए। अगर आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है या एग्रीमेंट टू सेल है तो वो यहां पर ओनरशिप नहीं माना जाएगा। आपके पास क्या होनी चाहिए? आपके पास रजिस्टर्ड सेल डीड होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है, प्रूफ अपने पास रखना है, सर्टिफिकेट ऑफ बैंक स्टेटमेंट। तो जो भी आपने एक्चुअल पेमेंट किया हुआ है सेलर को, जितना भी आपने कंसिडरेशन दिया होगा, एक्चुअल पेमेंट किया होगा, तो अगर वो बैंक के माध्यम से किया है आपने तो उस केस में उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ताकि यहां पर आप प्रूफ कर पाएंगे आपने ही यहां पर जो पैसा है वो सेलर को डायरेक्टली दिया है। नेक्स्ट इसके आपके पास फिजिकल पोजेशन होना चाहिए। लीगल पोजेशन तो आपके पास है डॉक्यूमेंट के तहत, लेकिन फिजिकल पोजेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी ओनरशिप प्रूफ करने के लिए। इसके अलावा आ जाते हैं, बात करते हैं आपको एनओसी लेनी है, किनसे लेनी है? बैंक से लेनी है। अगर उस प्रॉपर्टी पे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है उस पर अगर कोई लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या मॉर्गेज किया हुआ है या नहीं है, या एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होता है लॉ की लैंग्वेज में, वो आपके पास होना चाहिए। यानी बैंक द्वारा आप एनओसी ले लें, बैंक से एनओसी ले सकते हैं। इसके अलावा जिस सोसाइटी में आपकी प्रॉपर्टी है वहां से एनओसी ले ले, अगर कोई डेवलपर है तो उससे एनओसी ले ले, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहां पर आपके म्युनिसिपल बिल जो है यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आप ले सकते हैं, या फिर यूटिलिटी डिपार्टमेंट जो है आप यहां पर सभी से एनओसी ले सकते हैं। कोई आपके जो है बकाए तो बाकी नहीं है उस प्रॉपर्टी पे, वो जरूर आप देख ले, उसके लिए आप एनओसी ले ले। लोन तो नहीं है, कोई मॉर्गेज तो नहीं है, कोलेटरल सिक्योरिटी तो नहीं चढ़ाई हुई है, तो ये आप जरूर ले ले। अब इसके अलावा एक और चीज है जो ध्यान रखनी है आपको, यहां पर इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, वो है टाइटल डीड, जिसको यहां पर मदर डीड भी कहा जाता है और इसको यहां पर चेन ऑफ डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ये आपके पास होना चाहिए। ये चेन ऑफ डॉक्यूमेंट बताता है कि इसका प्रीवियस ओनर कौन है, यानी सबसे पहले प्रॉपर्टी किसके पास थी। मान लीजिए ए ने प्रॉपर्टी दी बी को, बी ने प्रॉपर्टी दी सी को, सी ने प्रॉपर्टी दी डी को और डी ने प्रॉपर्टी दी ई को। फिर ई यहां पर चेक कर सकता है कि ओरिजिनल यहां पर ए था जिसकी जो ये ऑनर था, जिसके बाद बी के पास, फिर सी के पास, फिर डी के पास, तब जाके लास्ट में ई के पास ये प्रॉपर्टी आई है। तो ये चेन ऑफ डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं टाइटल डीड। तो ये टाइटल डीड आपके पास होनी चाहिए जिससे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी का प्रीवियस सेलर कौन था, क्या ये सही माध्यम से आपके पास आई है, यानी कहां से शुरुआत इसकी हुई है, ये आपको देखना होगा। टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी यानी टाइटल डीड आपके पास होनी चाहिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ओनरशिप प्रूफ करने का। अब ये तो आप कर लिए, इसके अलावा आपको क्या करना है तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप प्रॉपर्टी परचेज करें तो दो काम जरूर करें। एक तो आप छोटा मोटा बैंक लोन जरूर ले लें, क्योंकि बैंक द्वारा यहां पर टाइटल जो है वो चेक किया जाता है और अगर किसी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है, टाइटल में डिस्प्यूट है, तो बैंक लोन मना कर देती है। तो आपको यहां पर पता चल जाएगा, कभी भी अगर आप छोटा मोटा भी लोन लेते हैं तो इस बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो भी प्रॉपर्टी है उस पर टाइटल जो है वो क्लियर है, प्रॉपर्टी पर कोई भी जो है यहां पर किसी और का हक नहीं है। दूसरा, यहां पर आप टाइटल इंश्योरेंस जरूर करवा लें।
टाइटल इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं तो उस पर इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसके टाइटल पर, यानी आपका टाइटल फिर फिक्स हो जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है यहां पर वेरीफाई करती है, पूरा टाइटल चेक करती है कि टाइटल किसका है, उसके बाद ही आपको यहां पर ओनरशिप दी जाती है। तो आपका टाइटल एकदम मजबूत हो जाएगा। तो यह दो चीज जो है वो आप करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट अब आपको रखने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड ही इनफ डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट है जैसे 7/12 हो गया, खाता कॉपी हो गई, और भी कई सारे डॉक्यूमेंट है वो आपको ओनरशिप प्रूफ करने के लिए रखने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल जानकारी दी आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्री रिगार्डिंग कि अगर आप प्रॉपर्टी अगर आप रजिस्टर करते हैं तो उसके ओनर अगर आप माने जाएंगे तो उस केस में ध्यान रखिएगा ये गलतफहमी ना रखें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लेटेस्ट जजमेंट है जहां पर रजिस्ट्री होने के बावजूद भी ओनरशिप को डिनाई कर दिया गया है। तो आपके पास कई सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसके तहत आपको अपनी लीगल ओनरशिप प्रूफ करनी पड़ सकती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।